अब यहां पर आते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं आप लोगों से, रुको। कीमत सिद्धांत किसका नाम है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही, है ना? नहीं बोला जाएगा। अब जब पूरे देश के बारे में चर्चा होगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है? इसलिए हम लोग तब किसके अंदर पढ़ना शुरू करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स देखो, अर्थशास्त्र का ही वो भाग है जिसमें सामूहिक इकाइयों का अध्ययन और व्यापक आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है। व्यापक मतलब होता है बड़ा, व्यापक का मतलब क्या होता है? बड़े आर्थिक चर, ठीक है जी। व्यापक का मतलब क्या होता है? बड़ा। व्यापक जो शब्द लिखा है इसका मतलब होता है बड़ा, ठीक है। सो कह रहे हैं कि द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच जिसमें कि एग्रीगेट इकोनॉमिक यूनिट्स और लार्ज इकोनॉमिक वेरिएबल की बातें की जाती है। लार्ज इकोनॉमिक वेरिएबल मतलब कि पूरे देश में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्या है, पूरे देश में सप्लाई कितनी है, पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट कितना है, महंगाई कितनी है, ये सब बातें हम लोग करते हैं। तो ये कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको व्यापक अर्थशास्त्र भी कहा जा सकता है। यहां पर देख लो, बृहत अर्थशास्त्र भी कहते हैं। बृहत का मतलब भी होता है बड़ा। फिर इसको समष्टिपरक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, यानी कि एग्रीगेट इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। कुल का अर्थशास्त्र भी बोला गया है, यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। एग्रीगेट जो टर्म यहां पर लगा हुआ है इसका मतलब होता है टोटल। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल। और फिर ऐसे ही आय एवं रोजगार का निर्धारण यहां पर किया जाता है इसमें। तो आय और रोजगार का सिद्धांत बोल दो आप इसे, निर्धारण की जगह पर लिखो सिद्धांत। आय और रोजगार का क्या है? ये सिद्धांत है। ये विजिबल अच्छे से हो जाएगा जब आपके पास नोट्स चला जाएगा तब, ठीक है। तो ये है आय एवं रोजगार का सिद्धांत, ठीक है जी। क्लियर है? सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम कौन सा है? यही वाला है, लास्ट वाला, जो कि मैं आगे दिखा दूंगा आपको। सो इसकी विशेषताएं क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें पढ़ी जाती है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं सामूहिक इकाइयों के बारे में। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, पूरे देश के बारे में पढ़ते हैं, कलेक्टिव यूनिट्स के बारे में, कि पूरे देश में रोजगार कितना है, देश की जीडीपी कितनी है, कितने लोग यहां पर जो है काम कर रहे हैं, ऐसी बातें अगर किया जाता है। देश में मूल्य स्तर क्या चल रहा है, प्राइस लेवल क्या है, कितने लोग रोजगार पर लगे हुए हैं, देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, नेशनल इनकम कितना है, ये सब बातें मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। दूसरी इसकी अच्छी खास बात यह है कि इसमें हम लोग लार्ज इकोनॉमिक वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब होते हैं लार्ज इकोनॉमिक वेरिएबल। अगर पूरे देश में डिमांड में कुछ चेंज हो गया तो पूरी इकोनॉमी में खलबली मच जाती है, पूरी इकोनॉमी त्राही त्राही हो जाता है। जैसे अभी हमने बताया एलपीजी गैस कनेक्शन की डिमांड, सिलेंडर की डिमांड ज्यादा लोग कर रहे हैं, तो पूरे देश में ही ऐसा सिचुएशन बना हुआ है। तो देखा, एक बड़े लार्ज स्केल पर अगर कोई चीज आता है तो पूरे देश को ही बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित कर देगा। वही लिखा है कि अगर इन चरों का प्रभाव देखा जाए तो इतना बड़ा होता है, इतना अधिक इसका प्रभाव होता है कि अगर इन चरों में परिवर्तन हो जाए तो ये पूरी अर्थव्यवस्था पर ही जो है वो प्रभाव डालते हैं। पूरे देश में अगर डिमांड चेंज हो जाए पूरे देश का, तो ये बहुत लार्ज स्केल में इंपैक्ट करेगा। जैसे देश में अगर टैक्सेस में चेंज कर दिया जाए तो पूरे देश पर असर पड़ेगा। देश में जीएसटी कम या ज्यादा कर दिया जाए, उसका इंपैक्ट पूरे देश पर पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें होती है बड़े आर्थिक चर, यानी कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब क्या है? बड़े बड़े आर्थिक चर हैं, लार्ज इकोनॉमिक वेरिएबल हैं। ये तो बातें मैंने आपको समझा दिया है अब यहां पे। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र की एक और जबरदस्त बात, पूरे के पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में यह पढ़ा जाता है कि आखिर में देश में रोजगार कैसे तय होगा, देश के लोगों को इनकम कैसे मिलेंगे। तो इसके लिए समष्टि अर्थशास्त्र को बोला जाता है आय एवं रोजगार का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। किसको बोला जाता है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट किसको नाम दिया जाता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही नाम यह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे देश में रोजगार कैसे तय होगा, लोगों के पास पैसे कितने मिलेंगे, ये सारी बातें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। क्लियर है? तो मेन जो टर्म था वो मैंने यहां पर करवाया आपको। इसका एक जवाब देते जाइए, फिर जो है एक जो टॉपिक रह गया है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, छोटा सा टॉपिक है बट उसको कल करेंगे हम लोग।
बाकी हमने इन दोनों के ऊपर में डिफरेंस भी करके दे दिया आपको। आते हैं तो समरी नोट्स के माध्यम से आपको लगा करके हम दे देंगे, समरी नोट्स लास्ट में ऐड किया हुआ है। हाँ पॉल लगा हुआ है, पॉल लगा हुआ है। समष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो भैया राष्ट्रीय आय के बारे में, रोजगार के बारे में, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मतलब होता है महंगाई, इसका नाम है महंगाई, समझे? तो ये सब सारी चीजें पढ़ा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। तो ऑल ऑफ द एबव सही है हमारा, ऑप्शन हमने डी टिक किया है। और ये रहा लीडर बोर्ड में फाइंड करके आपको कंप्लीटली दे दिया है। चलिए एमसीक्यूज तो बहुत सारे प्रैक्टिस आप लोगों को करवाएंगे हम, और हमने क्या किया है, डिफरेंस भी लिख करके आपको कंप्लीटली दे दिया है। जैसे कि यहां पर माइक्रो का जो टर्म दिख रहा है वो अंग्रेजी है एक टर्म, लेकिन ये आया है ग्रीक भाषा से। माइक्रो कहां से आया? ग्रीक भाषा से। और ग्रीक लैंग्वेज में कौन सा टर्म लिखा जाता है? ग्रीक में लिखा जाता है MIK, सी नहीं लिखा जाता। सी के जगह क्या लिख देते हैं ग्रीक वाले लोग? तो देखो यहां पर ध्यान से, MIKROS, माइक्रोज, ये ग्रीक लैंग्वेज है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। तो जैसे ही माइक्रोज लिखा, माइक्रोज का मीनिंग होता है स्मॉल, लेकिन समष्टि जो शब्द देख रहे हैं उसका अंग्रेजी होता है मैक्रो, और मैक्रोज शब्द से आया है। मैक्रोज शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का, और मैक्रोज का मीनिंग होता है लार्ज। तो डिफरेंस मिल गया, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक है? तो व्यष्टि का मतलब छोटा और समष्टि का मतलब बड़ा, अर्थ के आधार पर हो गया। फिर दूसरा आप यहां पर देखिएगा, इसी प्रकार से सारा तो डिटेल समझाया। इसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे छोटे इकोनॉमिक वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं, मतलब स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल कहां पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और लार्ज इकोनॉमिक वेरिएबल कहां पढ़ते हैं? लार्ज इकोनॉमिक वेरिएबल। बड़े बड़े आर्थिक चर कहां पढ़ते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में। ये तो पहले से सारा किया हुआ है, तो इसको सिर्फ लिखना पड़ेगा आपको और कुछ नहीं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो वो व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में पढ़ा जाता है, यानी कि इंडिविजुअल यूनिट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। और लार्ज बातें जो है समग्र रूप में बातें हैं, टोटल रूप में बातें हैं, होल इकोनॉमी की बातें जो हम लोग करते हैं वो समष्टि में करते हैं। एक और बात बताया आपको कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत या फिर मूल्य सिद्धांत कह लीजिए, प्राइस थ्योरी कह लीजिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम है प्राइस थ्योरी, कीमत सिद्धांत, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र का नाम है आय एवं रोजगार का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यह समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है। और सबसे लास्ट में बता रहे हैं, जैसे मैंने बोला व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति, यानी कि इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड, ये सब सारी बातें हैं मेन कंपोनेंट्स। मेन कंपोनेंट्स मतलब आदमी का जैसे दो हाथ है ना, डिमांड सप्लाई वैसे ही है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। लेकिन एग्रीगेट डिमांड, सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई क्या है? मेन कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब होता है मेन भाग, मेन घटक। जैसे आदमी का मेन भाग कौन कौन सा है? सर, हाथ पैर, नाक मुंह दांत, सब जो है मेन कंपोनेंट। एक टर्म पूछा जाएगा कि माइक्रो और मैक्रो, ये जो दोनों शब्द हैं, जो दोनों टर्म हैं माइक्रो और मैक्रो, इस टर्म का सबसे पहली बार यूज किसने किया था? तो फर्स्ट यूज किया था, उनका नाम है रैगनर फ्रिश। और आते ही पहले क्लास में, हम कल किस क्लास में पूछेंगे आपसे कि आखिर बताइए माइक्रो और मैक्रो टर्म किसने यूज किया था सबसे पहली बार? तो इनका नाम है रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश ये नॉर्वे के रहने वाले थे, नॉर्वे के रहने वाले थे रैगनर फ्रिश साहब। अब आपके सारे डाउट्स का हम समाधान कर देंगे। ज्यादा डाउट्स हैं तो आपके जो